गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ 2 वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि कल हमने पाठ परिचय से और अवधारणा चित्र से ये जाना था बेटा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। कि जब हम कुछ भी बोलते हैं, कि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं बेटा, तो हमारे ध्यान में कोई पॉइंट होगा, कोई बात होगी, कोई विषय होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई कार्य हो, कोई स्थान हो, है ना। तो बात हमारी किससे संबंधित है, हमारा जो वाक्य है वो किसके अनुरूप प्रयोग किया गया है, हमारे वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुरूप प्रयोग में लाई गई है, यही वाच्य है। जब भी कोई वाक्य होता है वो या तो कर्ता के विषय में बताता है, या कर्म के विषय में बताता है, या किसी के बारे में बताता है ना। हम इन तीनों में से किसी एक चीज को लक्ष्य करके ही अपनी बात बोलते हैं। तो इन तीनों में से किसको लक्ष्य किया गया है, यही हमारा वाच्य है। तो वाच्य की परिभाषा हम क्या ले सकते हैं बेटा, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे मैंने एक बात आपको कही, राम पढ़ता है, तो यहाँ मैंने आपको राम के बारे में बात बताई है, या राम पुल्लिंग एक वचन है तो पढ़ता है भी पुल्लिंग एक वचन। इसी वाक्य को मैं यदि थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं और मैं राम को उद्देश्य ना कर कर राम के द्वारा जो पढ़ा जा रहा है उसको उद्देश्य बना लूं, राम द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। अब यहाँ काम करने वाला तो राम ही है, कहानी पढ़ राम ही रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो क्रिया है पढ़ी जाती है वो स्त्रीलिंग में हो गई और एक वचन में हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने इस क्रिया का प्रयोग किया है बेटा, वो क्रिया कर्म के आधार पर किया है, राम द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। ओके। और वाक्य को मैं थोड़ा और परिवर्तित कर दूं तो राम से पढ़ा जाता है ना। अब ना तो यहाँ राम की बात हो रही है या किसी कर्म की बात हो रही है, राम के भीतर जो पढ़ने की कैपेसिटी है उसकी बात हो रही है। तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे अशोक लिख रहा है, इस वाक्य में लिखने का मुख्य विषय अशोक करता है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य है। तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से मुख्य विषय का ज्ञान हो उसे वाच्य कहते हैं। कि मतलब ये पता चले कि क्रिया का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है, उसे ही वाच्य कहते हैं। अब जैसा कि कल हमने जाना था बेटा, वाच्य के 3 रूप होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहला हमारा है बेटा कर्तृवाच्य। अब कर्तृ को यदि हम ध्यान से देखें तो इस शब्द में बेटा एक मुख्य शब्द छिपा हुआ है, वो क्या है? कर्ता। तो अब ये नाम ही हमें बता रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो वो कर्तृवाच्य। अब मुख्य विषय मतलब कि क्रिया जो निर्धारित हो रही है बेटा हमारे वाक्य में, उसका आधार क्या होगा? कर्ता। और कर्ता कौन होता है? क्रिया को संपन्न करने वाला। मैं पढ़ा रही हूँ, कर्ता कौन है? मैं। तुम पढ़ रहे हो, कर्ता कौन है? तुम। ओके। तो वाक्य को, काम को जो करने वाला है वो कर्ता है। और यदि वाक्य में कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण किया गया हो तो वहाँ वाच्य कौन सा होगा बेटा? कर्तृवाच्य। ठीक है। जैसे गौरव पढ़ता है, राम खाता है, रीना नाचती है, हम स्कूल जाते हैं, ये सारे कर्तृवाच्य के वाक्य। ओके। जैसे गौरव पढ़ता है या गौरव पुस्तक पढ़ता है, दोनों में ही हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? गौरव के बारे में। और क्रिया जो निर्धारित है पुल्लिंग एक वचन, क्योंकि गौरव पुल्लिंग है और एक वचन है, एक ही बच्चा है। तो यहाँ पर क्रिया गौरव के आधार पर पुल्लिंग एक वचन निर्धारित हो रही है दोनों वाक्यों में, तो यहाँ पर वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य, है ना।
तो इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, अतः यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य में देखो, दो सेंटेंस यहाँ मैंने बताए हैं, गौरव पढ़ता है और गौरव पुस्तक पढ़ता है। यहाँ एक वाक्य अकर्मक है और एक वाक्य सकर्मक है, दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं। गौरव पढ़ता है अकर्मक क्रिया है और गौरव पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया है ना। तो यहाँ पर इस वाच्य में, कर्तृवाच्य में, क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। ठीक है। अब राम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है ना। राम लिखता है, राम कहानी लिखता है। ओके। तो यहाँ काम करना जो है कर्ता, वही क्रिया का मुख्य आधार है। क्रिया उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित हो रही है, लेकिन वो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया के जो लिंग और वचन निर्धारित होंगे बेटा, वो किसके आधार पर होंगे? कर्ता के आधार पर। ओके। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कर्तृवाच्य है, गौरव पढ़ता है और गौरव पुस्तक पढ़ता है, क्योंकि क्रिया दोनों में गौरव के आधार पर पुल्लिंग एक वचन। ओके। तो जिस वाच्य में क्रिया का विषय कर्ता होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ओके बेटा। सेकंड जो हमारा है वो कर्मवाच्य है, कि जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है। अब कर्म क्या होता है बेटा? कर्म यानी ऑब्जेक्ट, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, है ना। राम खाता है, राम आम खाता है, तो जो खाने की क्रिया है वो कर कौन रहा है? राम। और क्रिया का प्रभाव किस पर हो रहा है? आम पर। तो वो आम क्या है बेटा? कर्म। मैं कहानी पढ़ती हूँ, है ना। तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्या है? मैं क्या पढ़ रही हूँ? कहानी। तो वाक्य में यदि क्या लगाकर, क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाए, जो उत्तर आएगा वो वाक्य का क्रिया होगा, वाक्य का कर्म होगा, सॉरी, है ना। तो जहाँ क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो, वो कौन सा वाच्य होता है? वो कर्मवाच्य होता है ना। जैसे गौरव ने पुस्तक पढ़ी थी, रेखा से गीत गाया गया, कुसुम ने गीत गाया था, रोगी को दवा दे दी गई, है ना। अब गौरव ने पुस्तक पढ़ी थी, अब गौरव भले ही पुल्लिंग है, लेकिन जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग हो गई। ओके। तो वो पुस्तक के आधार पर तय हुई। ओके। कुसुम ने गीत गाया था, कुसुम ने कविता गाई थी, है ना। कि गीत पुल्लिंग था तो क्रिया पुल्लिंग है। जैसे ही मैंने गीत को बदलकर कविता की तो पीछे क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो ये जो चीजें हैं बेटा, कि क्रिया यदि कर्म के आधार पर निर्धारित हो तो वो क्या है? कर्मवाच्य है ना। तो इन वाक्यों में पुस्तक, गीत, दवा सब कर्म है, और यही वाक्य की क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु मतलब जो पीछे क्रिया लग रही है बेटा, वो इन्हीं कर्मों के लिंग और वचन के आधार पर निर्धारित हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। ओके। जो तीसरा है हमारा बेटा भाववाच्य, है ना। भाव का मतलब होता है हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी। ओके। कि जब मेरे बारे में बात नहीं हो, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो, जो कैपेसिटी है उसके बारे में बात हो। अब देखो, जो बोलने वाला है वो वक्ता, प्रथम पुरुष, जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाए वो कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष। तो ना मेरी बात हो रही है, ना कर्म की बात हो रही है, हम जो कैपेसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। ओके। तो एक तरह से वो यहाँ पर अन्य पुरुष का रोल प्ले करेगी, है ना। ये बात आगे ध्यान रखना। जैसे क्रिया का मुख्य बिंदु कर्म अथवा कर्ता न होकर भाव होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। ऐसे वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। क्रिया का जो लिंग और वचन निर्धारित होता है वो भाव के आधार पर निर्धारित होता है, और भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में रहती है। अब मैंने कहा था ना कि भाव की बात हो रही है और भाव अन्य पुरुष में हो गया, कि ना मेरे बारे में बात हो रही है, ना कर्म के बारे में बात हो रही है, किसी और के भाव के बारे में बात हो रही है।
तो वो भाव अन्य पुरुष हो गया। इसीलिए भाववाच्य में बेटा क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है ना। अब जैसे सुरेश से चला नहीं जाता, एक तो सुरेश चलता है और सुरेश से चला नहीं जाता, सुरेश से पढ़ा नहीं जाता, सुरेश से सोया नहीं जाता, सुरेश से खाया नहीं जाता। तो पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, है ना। तो नहीं जाता, नहीं जाता, जाता, ये सारा अन्य पुरुष एक वचन में है। ओके। तो जिस वाक्य में कर्ता अज्ञात होता है ना, कि जहाँ कर्ता पता नहीं हो, वे क्रियाएं सदैव भाववाच्य में होती है ना, वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे बहुत बार है ना, आदेश जारी किया गया। ओके। तो आदेश सरकार ने जारी किया होगा, लेकिन यहाँ पर सरकार किसने जारी किया ये हमें पता नहीं। तो यहाँ पर आदेश जारी किया गया। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। जैसे पत्र भेज दिया गया था, अब किसने भेजा था ये पता नहीं। ओके। तो जहाँ कर्ता अनुपस्थित होता है वहां सदैव क्या होता है बेटा, भाववाच्य। और जहाँ कोई कार्य अचानक से संपन्न हो जाता है ना, वहां भी भाववाच्य होता है। ऐसी सूचना जिसमें कर्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, वहां भी भाववाच्य। जैसे मैंने कहा आदेश जारी किया गया, तो वहाँ कार्यालय भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, प्रधानाध्यापक महोदय भी हो सकता है, दादाजी भी हो सकता है। दादाजी भी तो आदेश देते हैं कि आज बाहर खेलने नहीं जाओगे, है ना। तो जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है वहाँ भी कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। और जिस वाक्य में सामर्थ्यवाचक क्रिया, मैंने कहा ना हमारी कैपेसिटी की बात होती है, वहाँ भाववाचक होता ही है। ओके। जैसे राम पढ़ नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता। ओके। और जहाँ क्रिया का भाव प्रधान रहता है वहाँ भी कर्ता के बाद की विभक्ति का प्रयोग हो तो भाववाच्य है। जैसे समय हो गया अब चला जाए, खाने के बाद थोड़ा घूम लिया जाए, है ना। ओके। तो ये है हमारे बेटा तीनों वाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता के आधार पर क्रिया, कर्मवाच्य कर्म के आधार पर क्रिया, और भाववाच्य भाव के आधार पर क्रिया। भाव मतलब हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेसिटी। ठीक है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती है। अब कर्मवाच्य में क्योंकि कर्म के आधार पर है तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी, और भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक, एक पुरुष और अन्य वचन में, एक वचन और अन्य पुरुष में होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ तक इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कोई भी कठिनाई होने पर मुझसे पूछना। ओके बेटा।